मई 1988 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास की गलियों में जो है एक अनजान रिक्शा वाला कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहा था। अब उसकी आंखों में जो थी एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो जो है यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर कोने को जो है अपनी नजरों में स्कैन कर लेना चाहता था। उस दौरान जो है सिखों के सबसे पवित्र स्थल यानी कि गोल्डन टेम्पल में एक बार फिर से जो है सैकड़ों सेपरेटिस्ट ने कब्जा जमा करके भारत सरकार की नींद उड़ा रखी थी। अब सरकार भी इस बार जो है 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ही ऐसा कुछ कदम उठाना चाहती थी जिससे कि गोल्डन टेम्पल के अंदर किसी भी हिस्से को नुकसान न पहुंचे। अब इसीलिए जो है इस बार टेम्पल को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए मिलिटेंट्स को खाली करवाने का एक खुफिया मिशन जारी किया जाता है। अब कोई नहीं जानता था कि दिखने में यह साधारण सा रिक्शा वाला असल में सरकार की उसी योजना का एक हिस्सा है। अब 10 दिनों तक जो है रिक्शा वाला यूं ही इसी तरीके से चुपचाप इन गलियों में जो है मंडराता रहता है और इसी बीच जो है उसने एक ऐसा दांव चला था जिससे कि ये अलगाववादी जो है उसे जो है अपना आदमी मानने लगते हैं। अब उसने जो है उन लोगों से कहा था कि वो जो है आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तान ने उसे जो है उनकी मदद के लिए भेजा है। अब सेपरेटिस्ट का भरोसा जीत करके वो गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है वो घुस गया और फिर उसने जो है वहाँ की हर दीवार, हर नुक्कड़, आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियार और फिर उनके पोजीशन तक का सब कुछ अपनी आंखों में जो है कैद कर लिया था। अब 2 दिन के बाद जो है उस शख्स द्वारा इकट्ठा किए गए इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है गोल्डन टेम्पल के पास जो है एनएसजी के 1000 कमांडो जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जो है 9 दिनों तक ऐसा ऑपरेशन चला जिसमें कि बिना एक भी सोल्जर के और सिविलियन की जान गंवाए बिना जो है गोल्डन टेम्पल को अलगाववादियों से फ्री करवा लिया गया था। अब ये सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि उस शख्स की कहानी है जिन्होंने जो है अपनी जिंदगी में न जाने ऐसे कितने डेयरिंग वाले ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें केरल के दंगों को शांत करने से लेकर के मिजोरम में उठ रही अलग देश की मांग को खत्म करने और साथ में जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने में जो है उन्होंने जो है बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब उन्होंने पाकिस्तान में जो है 7 साल तक जासूसी कर खुफिया जानकारी को निकालने से लेकर के कंधार हाईजैक के समय में आतंकियों की आंखों में जो है आंखें डाल करके नेगोशिएशन करने तक हर काम किया था। अब जब भी जो है देश की सिक्योरिटी में खतरे में आई थी तो देश में उनको हमेशा सबसे आगे पाया गया था। अब पाकिस्तान में जो है घुस करके की गई 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को इस तरीके से बदला है कि आज जो है जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना जो है दुश्मन को उसके घर में ही घुसकर मारती है। अब ये जो कहानी है वो है इंडिया के जेम्स बॉन्ड और चाणक्य के नाम से पूरी वर्ल्ड में पॉपुलर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल जी की। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग अजीत डोभाल के पूरी लाइफ को जो है ना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो है क्या क्या किया था और उनको क्या क्या अचीवमेंट मिली थी। अजीत कुमार डोभाल का जन्म जो था 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है एक फौजी परिवार में हुआ था और उनके पिता जो थे गुणानंद डोभाल ने सेना में मेजर के पद पर तैनात थे। अब अजीत डोभाल ने जो है अजमेर के किंग जॉर्जियस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से अपनी स्कूलिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट की थी। अब एक तरफ जहां उनके घर और उनके स्कूल में जो है मिलिट्री डिसिप्लिन का माहौल था तो दूसरी तरफ जो है उनके ननिहाल में पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट था। अब उनकी माँ जो थी वो कांग्रेस लीडर एच.एन. बहुगुणा की चचेरी बहन थी जो बाद में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। अब इस तरीके से 2 तरह के माहौल ने उनके भीतर में देश सेवा का जज्बा और राजनीति की गहरी समझ दोनों को भर दिया था जो आगे चल करके उनके करियर में जो है गेम चेंजर साबित हुआ था। अब 1967 में उन्होंने जो है आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में जो है मास्टर डिग्री हासिल की थी और फिर जो है उन्होंने सिविल सर्विस को अपने करियर के रूप में चुन लिया था। अब अगले ही साल 1968 में उन्होंने जो है केवल 22 साल की उम्र में जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लिया था और वो जो है आईपीएस बन गए थे। अब उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो केरला के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी के तौर पर हुई थी। अब उन्होंने जो है केरला में करीब 4 साल तक जो है चार्ज संभाला। अब इसी बीच में जो है एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो उनके कैरियर का पहला सबसे बड़ा काम बना था। अब हुआ कुछ यूं था कि 28 दिसंबर 1971 को कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के थल्लासेरी में एक लोकल टेम्पल यानी कि मेलूट श्री मुथप्पन मदापुरा से हर साल की तरह जो है एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब जैसे ही ये जुलूस जो था होटल नूरजहां के पास जो है पहुंचता है, होटल से एक आदमी ने इस जुलूस के ऊपर जो है एक जूता फेंक दिया था। अब गुस्से में इस जुलूस में शामिल लोगों ने जो है उस होटल में तोड़फोड़ कर दी थी
अब इसके बाद जो है हिंसा भड़क उठी और देखते देखते पूरे इलाके में जो है वो दंगे फैल गए थे। अब मुस्लिम समुदाय ने दंगे भड़काने का आरोप जो था वो आरएसएस पर लगाया था। अब वहीं पर सीपीआईएम भी मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो गई थी। अब जिससे कि टकराव और बढ़ गया था और यहाँ पर केवल 4 दिनों के अंदर में ही थल्लासेरी में कम्युनल दंगों की 569 घटनाएं दर्ज हुई थी। अब हालत को बेकाबू होता देख करके केरला के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरन को एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी जो कि इस हालत को नियंत्रण में ला सके। अब ऐसे में होता गया है कि कुछ सीनियर अधिकारियों ने जो है के करुणाकरन को इस काम के लिए अजित डोवाल का नाम सुझाया था। अब इसके बाद जो है 2 जनवरी 1972 को अजित डोवाल का थल्लासेरी ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब थल्लासेरी का चार्ज जो ही संभालते ही अजित डोवाल ने बिना ब्रेक लिए अपने काम में लग गए थे और उन्होंने क्या किया था, उस दंगे से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। अब जिन इलाकों में जो है बड़े से बड़ा सीनियर ऑफिसर भी जाने से कतराता था, वहां पर जो है अजित डोवाल सीधे लोगों के बीच में पहुंच गए थे। अब उन्होंने जो है किसी भी तरीके की पुलिस कार्रवाई को न करने के बजाय में समस्या की जड़ तक पहुंचने का काम किया था। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो दोनों ही तरह के लोगों की परेशानी को समझा और उनके लीडर्स के अकेले बैठ करके बात की और फिर उन्होंने जो है शांत होने के लिए उनको राजी कर लिया। अब उनकी इंटेलिजेंस का ऐसा असर हुआ था कि केवल 1 हफ्ते के अंदर जो है लोग न केवल लड़ाई बंद करके अपने अपने घर लौट गए, बल्कि दोनों तरफ से जो है वो लूटपाट जितनी भी चीजें हुई थी वो दोनों जो है अपने लूटपाट के सारे सामान को एक दूसरे को वापस करने के लिए चले गए थे। और जिस काम को जो है पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसी काम को जो है एक युवा एसपी ने सिर्फ 1 हफ्ते में करके दिखा दिया था। अब थल्लासेरी में दंगे कंट्रोल करने के बाद जो है अजित डोवाल अगले 6 महीने तक जो है वहीं पर पोस्टेड रहे। अब इसी दौरान जो है उनके काम के चर्चे जो है केरल से दिल्ली में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर तक जो है पहुंचने लगे थे। अब उनकी नेगोशिएशन और लीडरशिप एबिलिटी ने जो है इतना प्रभाव डाला कि आईबी ने जो है उन्हें अपने ऑपरेशन यूनिट में शामिल करने का फैसला लिया। और इसी तरीके से क्या होता है, सिर्फ 4 साल की स्टेट सर्विस के बाद जो है 1972 में अजित डोवाल को जो है दिल्ली बुला लिया जाता है और आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग से जो है वो जोड़ दिया जाता है। अब यहीं से जो है उनका स्पाई मास्टर और इंडिया के जेम्स बॉन्ड बनने का रियल सफर जो है वो शुरू हो जाता है। अब उस समय मिजोरम जो था असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब मिजोरम की जनता जो थी 1960 के दशक में पड़े भयानक अकाल से जो था वो बुरी तरीके से प्रभावित थी। अब इसीलिए वहां के लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से मुआवजा मांगा, लेकिन जब सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो लोग जो थे वो गुस्से से भर गए और गुस्से ने जो था एक रेबल ग्रुप मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF को जन्म दे दिया। अब जिसे कि आर्मी के एक एक्स हवलदार लाल डेंगा ने जो है उनको बनाया था। अब उसी समय जो है एक और बड़ी घटना हुई। अब असम सरकार ने एक रूल लागू किया कि सरकारी नौकरी सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिन्हें जो है असमीज भाषा आती है। अब इसका जो साफ मतलब था कि मिजो लोगों के लिए अब असम में जो था वो सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो चुका था। अब मिजो नेशनल फ्रंट और लाल डेंगा के भारी विरोध के बाद भी असम सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और राज्य सरकार ने एक और कंट्रोवर्शियल फैसला लेते हुए असम राइफल की उस 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया, जिनमें जो है अधिकतर जो थे मिजो सैनिक थे। अब यह देख करके मिजोरम के लोगों के अंदर जो है गुस्से की कोई और सीमा नहीं रही। अब आम लोगों के साथ साथ जो है इस बटालियन से निकाले गए जवानों ने भी मिजो नेशनल फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। अब उनमें से 7 कमांडो ऐसे थे जिसने जो है लाल डेंगा के लॉयल साथी बन गए और उन्होंने जो है अपने लोगों के हक के लिए सरकार के खिलाफ जो है हथियार उठाने की घोषणा कर दी। अब एक ही झटके में ट्रेन कमांडोज के सपोर्ट से लाल डेंगा की ताकत जो है वो कई गुना तक बढ़ गई थी और उन्होंने जल्दी ही मिजोरम को भारत से अलग एक नया देश को बनाने की घोषणा कर दिया और जगह जगह पर भारतीय झंडे की जगह पर मिजो नेशनल फ्रंट का झंडा लहरा दिया। अब उस समय जो था केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब क्योंकि इस समय में जो था आम जनता भी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में थी, इसीलिए वो चाहकर भी मिजोरम में कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहती थी और वो जो थी बिना मिलिट्री एक्शन के यहाँ पे शांति स्थापित करना चाहती थी। अब इसीलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो थी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को सौंप दी थी। अब आईबी ने इतने बड़े काम की जिम्मेदारी जो थी वो अजित डोवाल को सौंपा और 1972 में उन्होंने जो है सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बना करके मिजोरम में भेज दिया गया। अब वहां जो है वो पहुंचते ही उन्होंने खुफिया जानकारी जो है जुटाना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में पता लगा लिया कि लाल डेंगा के असली ताकत जो है उनके वो 7 कमांडर थे और उनको ये भी पता चला कि कुछ मुद्दों पर जो था इन एक्स कमांडर्स के लाल डेंगा से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे। अब MNF की इसी वीकनेस पर जो है डोवाल ने एक बार वार किया और वो जो थे इन कमांडरों से चुप चुप तरीके से मिलने लगे थे
और MNF की एकता को तोड़ने का काम में लग गए थे। अब कुछ ही दिनों में जो थे उन्होंने इस कदर उनका विश्वास जीत लिया कि ये जो कमांडर थे अजीत डोभाल के घर में आने जाने लगे थे। अब मिजोरम में अजीत डोभाल के साथ जो था उनकी पत्नी भी रहती थी। अब एक दिन होता ये है कि अजीत डोभाल जो है अपने घर में सुअर का मांस लेकर आए और अपनी पत्नी से कहा कि कुछ खास गेस्ट डिनर पर आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि ये जो सुअर का मांस है और उनके घर पर जो है आने वाले मेहमान जो है असल में मिलिटेंट्स हैं। अब काफी सालों के बाद जो है इसके बारे में जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया तो वो जो थी उन पर बहुत गुस्सा हुई थी। अब हालांकि अजीत डोभाल के तौर तरीके ही कुछ इस तरीके के होते थे कि वह जरूरत पड़ने पर जो थे लीग से हट करके काम करते थे, अब जिसमें जो था उनके जान का भी खतरा होता था। अब जब उन्होंने उन मिलिटेंट्स का भरोसा जीत लिया तो उन्होंने जो है धीरे धीरे उनको जो है भारत सरकार के साथ में समझौता करने के लिए मनाना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने जो है उन एक्स कमांडर को बताया कि अगर वो लोग जो है भारत सरकार का साथ देंगे तो मिजोरम को जो है एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाएगा और यहाँ जो सरकार बनेगी उसमें जो है उन सातों को मंत्री का पद दे दिया जाएगा। अब साथ ही उन्होंने ये भी बताया और ये भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने और MNF ने जो है बात नहीं मानी तो मिजोरम में जल्द ही मिलिट्री एक्शन होगा। अब 2 साल के ग्राउंड वर्क के बाद जो है 1974 में 7 में से 6 कमांडर जो है अजीत डोभाल की इस बात से कन्विंस हो गए थे और भारत सरकार के पक्ष में आ गए थे। अब अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर्स के जाते ही लाल डेंगो को भी मजबूरन भारत सरकार से पीस टॉक करने के लिए राजी होना पड़ गया था। अब बाद में जो था मिजोरम को भारत का एक अलग स्टेट बना दिया गया था और वहां उठ रही अलग देश की मांग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब जब मिजोरम में उथल पुथल मची हुई थी तो उसी बीच में सिक्किम की हालत हर गुजरते दिन के साथ जो था वो बिगड़ते जा रही थी। अब सिक्किम में जो था तब जो था भारत का प्रोटेक्टोरेट था, लेकिन यहाँ पर उनकी उथल पुथल के बीच में चाइना और अमेरिका जो थे उस पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए बैठे थे। अब एक तरफ जो है चीन जो है यहाँ के राजा पाल्देन तोंडुप नामग्याल को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर अमेरिका जो है अपने CIA एजेंट्स के जरिए जो है यहाँ के लोगों को और उसके सहित राजा को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा था। अब सिक्किम में अमेरिका की इस कदर पकड़ थी कि राजा पाल्देन तोंडुप नामग्याल की पत्नी हॉपपुक भी एक CIA एजेंट थी। अब सिक्किम में कुछ भी होता उसकी जानकारी कुछ घंटे पहले ही अमेरिका तक पहुंच जाती थी। अब भारत सरकार को डर था कि अगर कहीं सिक्किम अमेरिका या फिर चीन के चंगुल में न फंस जाए। अब इसीलिए सिचुएशन को हाथ से निकल जाने से पहले जो है भारत सरकार ने जो है राजा को कमजोर करने के लिए लोकल पार्टी के जरिए जो है यहाँ के लोगों से राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करने का फैसला किया। अब यह एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा मिशन था, अब जिसे जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद बेहद करीबी तौर पर जो है वो मॉनिटर कर रही थी। अब इसी खुफिया मिशन की कमान जो है वो रॉ के चीफ RN कॉ और ज्वाइंट डायरेक्टर PN बनर्जी के हाथों में होती है। अब इस मिशन से अजीत डोभाल को भी जोड़ा जाता है और डोभाल जो है सिक्किम पहुंचते हैं और अपने सीनियर्स के नेटवर्क के जरिए जो है वहां सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी लेंडुप दोरजी से मुलाकात कर लेते हैं और उन्हें जो है अपने साथ मिला लेते हैं। अब यहाँ पे प्लान ये होता है कि काजी दोरजी राजा की नाकामियों को जनता के बीच ला करके लोगों का समर्थन हासिल करेंगे और राजा पर इतना दबाव बना दिया जाएगा कि वो जो थे चुनाव करवाने के लिए मजबूर हो जाए। अब कुछ ही वक्त में जो था सिक्किम नेशनल कांग्रेस को जनता का भारी समर्थन मिलने लगा था और जब जो है जनता राजा के विरोध में उतर जाती है तो साल 1974 में जो है राजा सिक्किम में चुनाव कराने के लिए मजबूर हो गया था और इस तरीके से सिक्किम में जो था पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे और काजी लेंडुप दोरजी जो है उस समय उस चुनाव को जीत करके सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इसके बाद जो है काजी दोरजी ने प्लान के तहत जो है राजा की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जो है इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उनसे जो है सिक्किम में इंडियन मिलिट्री भेजने की रिक्वेस्ट की थी। अब इसके बाद होता यह है कि जल्द ही भारतीय सेना सिक्किम पहुंच गई थी और कुछ ही घंटों में राजा के महल को कब्जे में ले लिया था। अब राजा जो है महल छोड़ करके भाग निकला और इस दौरान जो है सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया गया, अब जिसमें से 97 से ज्यादा % लोगों ने भारत के साथ जाने के लिए पक्ष में वोट किया था। अब इसी के बिहाफ पर 16 मई 1975 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट के जरिए जो है सिक्किम को भारत के साथ जो है मर्ज कर दिया गया था और उसका जो है उसको 22वां राज्य बना दिया गया था। अब मिजोरम और सिक्किम जैसे मुश्किल इलाकों में भारत की मजबूती होना अजीत डोभाल की कूटनीति और खुफिया ब्रिलियंस का एक नतीजा था। अब सरकार को अजीत डोभाल पर इतना भरोसा हो गया था कि जब भी देश को बड़ी मुसीबत में फंसता होता था तो उस स्थिति में बाहर निकालने की जिम्मेदारी जो थी वो चुनिंदा इंटेलिजेंस ऑफिसर को दी जाती थी और उन्हीं में से एक लिस्ट में नाम था अजीत डोभाल जी का। अब उनकी इसी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए उन्हें जो है
पुलिस मेडल से नवाजा गया था, वो भी सिर्फ 6 साल की सर्विसेज के बाद में जो है, जबकि ये मेडल जो है आमतौर पर 17 साल के बाद में मिलता है। अब अजीत डोभाल जो थे अपने शानदार काम की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के की प्लेयर में से एक बन चुके थे। अब 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी और इसी बीच जो है पाकिस्तान भी चुपचाप चीन की मदद से पंजाब के कहूता इलाके में परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। अब हालांकि इंडियन इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग चुकी थी और उस समय पाकिस्तान में एक्टिव रॉ के एजेंटों ने बताया कि वहां पर एक अल्ट्रा सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है। अब इंदिरा गांधी को यह किसी भी कीमत पर रोकना था। अब इसीलिए रॉ ने 1977 में एक बेहद हाई रिस्क मिशन ऑपरेशन कहूटा शुरू किया था। अब जिसका मोटिव जो था पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का पता लगाना था और उसकी पुष्टि करना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि डायरेक्ट कोई भी आदमी जो था उस न्यूक्लियर प्लांट में घुस नहीं सकता था और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक एक्स्ट्रा शैडो भी दिख जाती तो गोली मार दी जाती थी। तब एक जो है नया तरीका निकाला गया कि अगर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में काम कर रहे किसी भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बाल या फिर नाखून मिल जाए तो उनकी जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि वो जो है किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है या फिर नहीं है, क्योंकि जो लोग जो है न्यूक्लियर मटेरियल के पास काम करते हैं उनके शरीर पर जो है माइक्रोस्कोपिक रेडियोएक्टिव पार्टिकल चिपक जाते हैं और ऐसे खुफिया काम के लिए जहां पर रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में पहले से ही एक्टिव थे वहीं पर अजीत डोभाल को भी पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब उन्होंने जो है वहां पर एक अंडरकवर स्पाई के रूप में काम करना शुरू किया था। अब कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में रह करके धीरे धीरे साइंटिस्ट की पहचान जो है वो निकालनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर कौन कहाँ जाता है, किस दुकान पर रुकता है, कब आता है, कब जाता है, वो उनकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करने में लगे हुए थे। अब कुछ ही महीनों में जो है उन्होंने इन साइंटिस्ट को खोज निकाला और उन्हें पता चल गया कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस नाई की दुकान पर जो है बाल कटवाने के लिए जाते हैं। अब अजीत डोभाल जो है वो किसी न किसी बहाने से उस नाई की दुकान में जाने लगे और काफी दिनों के इंतजार के बाद जो है जब वो साइंटिस्ट नाई की दुकान पर बाल कटवाने आया तो मौका पाकर के अजीत डोभाल ने उसके कटे हुए बाल से उस दुकान से चोरी कर लिए और जांच के लिए भारत भेज दिए। आज कुछ ही हफ्तों में जो है रिपोर्ट आई और कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हो चुका है। हालांकि तब तक जो है इंदिरा गांधी की जगह पर मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब जिनकी सरकार ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया था, लेकिन सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लीक होने से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना पड़ गया था। अब अजीत डोभाल ने जो है स्पाई बन करके करीब 1 साल तक जो है पाकिस्तान की कई अहम जानकारी जो थी जुटा करके भारत तक पहुंचाई थी और उनके इसी सफर का जो है हर दिन जिंदगी और मौत के साथ में बीच में लटका रहता था। अब एक बार जो है अजीत डोभाल लाहौर की एक दरगाह पर जो है वो कव्वाली सुनने के लिए गए हुए थे। अब वो जो थे पूरी तरीके से एक मुस्लिम की वेशभूषा में थे। अब शरीर पर लंबा कुर्ता, सर पर टोपी, मुंह पर नकली दाढ़ी। अब मजार पहुंचने के बाद जो है कुछ देर के बाद में वह कव्वाली सुनने में बिजी हो गए थे और तभी जो है उनके पास में एक पाकिस्तानी आया और अजीत डोभाल के पास कान में आकर उनको कहता है कि भाईजान आपकी नकली दाढ़ी जो है वो थोड़ी सी लटक रही है। अब अजीत डोभाल को अपनी इस लापरवाही से इतना शर्मिंदा हुए कि वो जो थे तुरंत वहां से निकल गए। अब ऐसे ही एक और मौके पर एक और बूढ़े आदमी ने अजीत डोभाल की नकली पहचान को भांप लिया था। अब इत्तेफाक से अजीत डोभाल उस दिन भी मजार गए हुए थे। अब जब वह वहां से निकलने लगे थे तो एक बूढ़े आदमी ने जो थे वो पीछे से उनको टोक दिया, क्या तुम हिंदू हो? और अजीत डोभाल जो थे एकदम से चौंक गए और उन्होंने जवाब दिया नहीं तो। अब इसके बाद जो थे वह आदमी जो था अजीत डोभाल को अपने कमरे में ले गया। उसने दरवाजे को बंद कर उनसे कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं इसलिए मान जाओ कि तुम हिंदू हो। और डोभाल ने किसी तरीके से बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि हाँ, बचपन में मेरे कान छिदे गए थे लेकिन मैं बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। अब इस पर जो था उस आदमी ने कहा कि तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा। अब इसके बाद जो है उस बूढ़े आदमी ने अपनी अलमारी खोल करके भगवान शिव और देवी दुर्गा माँ की मूर्तियां दिखाई और डोभाल से कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे जो है अपनी जान बचाने के लिए बाहर एक मुस्लिम शख्स के रूप में रहना पड़ता है। अब करीब 1 साल तक अंडरकवर स्पाई के तौर पर काम करने के बाद जो है करीब 6 साल तक अजीत डोभाल जो है वो इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में एक ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। अब पाकिस्तान में 7 साल तक काम करने के बाद जो है
वापस भारत आ गए। और उस समय जो है पंजाब में चरमपंथ जो है काफी बढ़ चुका था और कुछ सेपरेटिस्ट ने 1984 की तरह ही जो है एक बार फिर से सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल जो था उस पर कब्जा जमा लिया था। अब तब जो थे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके दिमाग में अब भी 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी यादें ताजा थी और जिसकी कीमत जो थी उनकी मां इंदिरा गांधी ने जो थी अपनी जान देकर के चुकाई थी। अब इसीलिए इस बार वो जो थी इस मामले में सतर्कता बरतना चाहते थे और वह चाहते थे कि सेना को टेम्पल के अंदर भेजे भी नहीं, वहां से मिलिटेंट्स को खाली किया जाए। अब अथॉरिटीज द्वारा इस काम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KPS गिल को सौंपी गई थी। अब जिन्हें जो था ग्राउंड लेवल पर चीजों को संभालना था। अब वहीं पर इस मिशन में जो थे अजीत डोभाल एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले थे। अब अजीत डोभाल को टेम्पल के अंदर घुसकर ये पता लगाना था कि मिलिटेंट्स कितने हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, क्या प्लान है बना रहे हैं और उनकी कमजोरी क्या थी। और थोड़ी सी भी चूक अजीत डोभाल की जान ले सकती थी, लेकिन बिना इसकी परवाह किए बिना वो एक रोमांचक प्लान बनाने में जुट गए थे। अब ऑपरेशन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही वह एक रिक्शा वाले का रूप लेकर के गोल्डन टेम्पल के आसपास चक्कर काटने लगे और धीरे धीरे वो जो थे अमृतसर के लोगों और खालिस्तानी अलगाववादियों की नजर में जो थे आने लगे थे। अब एक दिन जो है उनकी मुलाकात जो थी वो कुछ सेपरेटिस्ट से हुई। अब डोभाल ने जो था यहाँ पर जिस चालाकी से काम लिया वो अपने आप में जो था एक कहानी बन गई थी। मैं ISI का आदमी हूँ और पाकिस्तान ने मुझे जो है तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब क्योंकि वह 7 साल तक पाकिस्तान में जो थे रह चुके थे, अब इसीलिए उन्होंने जो था इस हिसाब से खुद को पेश किया जिससे कि अलगाववादियों को जल्द ही उनकी बातों पर विश्वास हो गया था। अब उनका विश्वास जीतने के बाद जो थे अजीत डोभाल अपनी जान जोखिम में डाल करके गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। अब वो 2 दिनों तक दुश्मनों के असली इंटेंशन, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी संख्या, उनकी कमजोरियां और ताकतों को जो है वो आंकते रहे हैं। अब इसके बाद जो है उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन डिफेंस फोर्सेस को फॉरवर्ड कर दी थी और उनकी इंफॉर्मेशन के बेस पर 9 मई 1988 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है 2 की शुरुआत हुई थी। अब पहले 2 दिन तक जो है CRPF के जवानों ने जो है मोर्चा संभाला हुआ था। अब उसके बाद जो है 11 मई और 12 मई के बीच में जो है अमृतसर में NSG के स्पेशल एक्शन ग्रुप के 1000 कमांडोज को उतारा गया। अब NSG कमांडो, CRPF और पंजाब पुलिस ने मिल करके एक घेराबंदी रणनीति बनाई और टेम्पल के चारों ओर का इलाका पूरी तरीके से घेर लिया था। अब NSG के स्नाइपर्स ने बाहर की ऊंची इमारतों पर पोजीशन ले ली थी। अब गोल्डन टेम्पल के अंदर के पानी और बिजली की सप्लाई को काट दिया गया था ताकि मिलिटेंट जो है गर्मी की वजह से पानी और हवा के लिए बाहर निकले और उनको मजबूर हो जाए और बाहर निकलते ही उन्हें गोली मार दिया जाए। अब इसके बाद जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है बहुत अंधेरा हो जाता है और कुछ ही वक्त में जो है यहाँ पर छुप कर बैठे उपद्रवी जो थे भूख और प्यास से तड़पने लगते हैं और 2 स्नाइपर जो होते हैं वो गुरु रामदास सराय के पीछे बनी 300 फीट की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए होते हैं ताकि उन्हें जो है हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में छिप कर बैठे मिलिटेंट्स की पोजीशन का पता लग चल सके। अब कुछ दिनों के बाद जो है जब मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जहांगीर सिंह का प्यास से गला सूखने लगा तो वो पानी पीने के लिए जो है बाहर आया और टंकी के ऊपर बैठे जवानों ने जो है बिना देरी किए उनको गोली मार दी। अब गोलियों की आवाज सुन करके उसकी मदद के लिए जो है एक और सेपरेटिस्ट बाहर आया लेकिन उसे भी जो है मार गिराया। अब इस बीच में जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर के प्रेस ने भी इन उपद्रवियों की काली करतूत को जनता के सामने लाने का पूरा काम किया। अब मिलिटेंट्स के ऊपर में हर तरफ से जो है दबाव था, उनके साथी मारे जा रहे थे और वह गर्मी और प्यास से तड़प रहे थे। अब इसीलिए क्या होता यह है कि 15 से 18 मई के बीच में जो है 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया जबकि 41 मिलिटेंट्स को मौत की नींद सुला दिया गया था। अब ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि NSG कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन को गोल्डन टेम्पल के मुख्य पवित्र हिस्से यानी कि हरमिंदर साहिब में घुसे भी नहीं अंजाम दिया था। अब ये अजीत डोभाल द्वारा दी गई जानकारी का ही कमाल था कि 9 दिन लंबी कार्रवाई में न तो एक भी सुरक्षा कर्मी की जान गई और न ही किसी सिविलियन की मौत हुई। अब इतने कम समय में देश की सुरक्षा और उसकी मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए 1989 में अजीत डोभाल को 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें जो था यह सम्मान मिला था। ये गैलेंट्री अवार्ड आमतौर पर जो था मिलिट्री ऑफिसर और सैनिकों को दिया जाता है। अब पंजाब में शांति बहाल हो जाने के बाद जो है 1992 में अजीत डोभाल को लंदन स्थित इंडियन एम्बेसी में भेज दिया जाता है। अब वहां जो है उन्होंने 4 साल तक काम किया। अब इसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर में कुका परे नाम का एक आदमी जो है पाकिस्तान के साथ मिल करके
यहाँ हिंसा फैला रहा था और लोगों में उसकी पकड़ थी। अब वह खुद को सबका लीडर बताता था। हालत और न बिगड़ जाए इसीलिए जो है सरकार ने फिर से अजीत डोभाल को याद किया और उन्हें जो है कश्मीर भेज दिया। अब उन्होंने कुकापरे से कई मीटिंग की और उसे कुछ ही महीनों में साइड चेंज करने के लिए कन्विंस कर लिया। अब अजीत डोभाल के प्लान की वजह से ही कश्मीर में धीरे धीरे जो है वो शांति लौटने लगी और उनके प्रयासों के कारण ही 1996 में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव करवा पाना मुमकिन हो पाया था। साल 1999 में एक बार फिर से जो है देश की सिक्योरिटी पर खतरा मंडराया और 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC-814 को 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। अब प्लेन में जो था वो 176 पैसेंजर थे। अब आतंकी प्लेन को पहले लाहौर ले गए, फिर दुबई और फिर आखिर में प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार में उतार दिया गया था। अब आतंकियों से नेगोशिएशन करने के लिए भारत से एक टीम जो है वो कंधार भेजी गई थी। अब इस टीम का अजीत डोभाल भी हिस्सा थे। अब वो जो थे इससे पहले भी 15 हाईजैक की केस को डील कर चुके थे। अब सिचुएशन काफी मुश्किल थी क्योंकि आतंकियों को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और तालिबान का भी सपोर्ट था। अब आतंकी जो थे बार बार पैसेंजर से भरे प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे और अजीत डोभाल ने जब उनसे उनकी डिमांड पूछी तो आतंकियों ने पैसेंजर्स की रिहाई के बदले में भारत की जेलों में बंद जो थे 36 आतंकियों की रिहाई और $200 मिलियन की फिरौती की मांग की। अब अजीत डोभाल ने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हाईजैकर्स को 36 की जगह पर केवल 3 आतंकियों की रिहाई पर राजी होने के लिए तैयार कर लिया था। अब उनके नेगोशिएशन से भले ही रिहा हुए आतंकियों की संख्या कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि रिहा किए गए उन 3 आतंकियों में मौलाना मसूद अजहर भी था, जिसने जो है आगे चल करके जैश ए मोहम्मद नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना करके भारत में कई सारे ऐसे अटैक करवाए थे। अब उसके बाद के अगले कुछ साल जो अजीत डोभाल अपने काम में लगे रहे और उनकी काबिलियत को देखते हुए जुलाई 2004 में उन्हें जो है IB का डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस सरकार से रिश्ते अच्छे ना होने की वजह से वो केवल जो है 6 महीने बाद ही जनवरी 2005 में रिटायर हो गए थे, जबकि IB डायरेक्टर जनरली जो है 2 साल तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं और हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी वह बाहर से IB के कामों से जुड़े हुए थे। और रिटायरमेंट होने के 3 महीने बाद ही उन्हें पता चला कि दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूफ की शादी जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली है। अब निकाह मक्का में था, लेकिन रिसेप्शन जो था वो 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। अब भारतीय एजेंसियों को पक्का यकीन था कि दाऊद जो है इस पार्टी में आएगा ही आएगा और यह उसे खत्म करने का परफेक्ट मौका होगा। लेकिन प्लान फेल होने पर भारतीय एजेंसियों की बड़ी शर्मिंदगी होती और सरकार जो है अपने ऊपर जो है कोई भी निंदा नहीं लेना चाहती थी। अब इसीलिए इस काम को चुपचाप बिना किसी सैन्य सहायता के करने की जिम्मेदारी जो है रिटायर हो चुके अजीत डोभाल को दे दी जाती है। अब अजीत डोभाल ने छोटा राजन की गैंग की मदद लेने का फैसला लिया। अब छोटा राजन और दाऊद जो थे वो पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। अब आगे दाऊद ने जो है साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करवा दिया था, अब जिससे कि दोनों के बीच की गड़बड़ाहट और बढ़ गई थी और तब से जो है छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने के तलाश में था। अब अजीत डोभाल के इशारे पर छोटा राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। अब भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर अजीत डोभाल की निगरानी में इन दोनों की ट्रेनिंग हुई और दोनों के लिए जो है नकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और फिर दुबई के टिकट्स अरेंज करवाए गए। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन तभी जो है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को किसी तरीके से यह भनक लग गई कि छोटा राजन के आदमी जो है शहर में है और एक दिन जो है डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठ करके छोटा राजन के गैंग के शूटर को मिशन समझा रहे थे कि तभी जो है पुलिस ने उस होटल पर धावा बोल दिया और डोभाल ने जो है पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह कौन है और किस मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और तनासा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई। अब डोभाल ने पुलिस के इस रवैये से बहुत गुस्से में थे। अब उन्होंने जो है हाई अथॉरिटीज की भी इस गिरफ्तारी को रोकने की बात कही, लेकिन तब तक जो था बहुत देर हो चुकी थी और छोटा राजन के गैंग के उन दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी मीडिया में आ चुकी थी और यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता था। अब डोभाल को मजबूरी में जो था पूरा मिशन रोकना पड़ा और इस तरीके से दाऊद इब्राहिम वहां पर बाल बाल बच जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद भी जो था अजीत डोभाल का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब 3 साल तक वो मीडिया डिबेट्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार में बतौर गेस्ट नजर आते रहे और फिर साल 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात में जो था एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इनवाइट किया जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस साइंस से जुड़ी चीजों पर फोकस हो
अब इसी बुनियाद पर अजीत डोभाल ने गुजरात में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी और यहाँ से उनकी नजदीकी जो थी वो बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं और आरएसएस के टॉप मेंबर्स में से बनने लगी थी। अब अगले साल 2009 में उन्होंने जो था आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF की स्थापना की। अब जिसका मकसद जो था देश की नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, ग्लोबल अफेयर्स पर रिसर्च और एनालिसिस करके देश को मजबूत करना था। अब इसके बाद जो है साल 2014 के जनरल इलेक्शन में जब बीजेपी जीत हासिल करके पावर में आई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर लिया था और जून 2014 में वह इराक में फंसे 46 इंडियन नर्सेस को छुड़वाने के लिए जो है खुद इराक भी चले गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को जो है सुरक्षित इंडिया वापस लाए थे। अब इसके बाद साल 2015 में म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ जो है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हो या 2016 में उरी हमले के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 में जो है पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन सभी जवाबी कार्रवाइयों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की प्लानिंग में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेसी में भी अजीत डोभाल ने बहुत अच्छा काम किया है। अब साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच बेहद सैनिक आमने सामने खड़े थे तब उन्होंने जो है जर्मनी के हैम्बर्ग में चीनी अधिकारियों से बातचीत कर दोनों सैनिकों को पीछे हटने पर राजी कर लिया था। अब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब भारतीय सेनाओं ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया था और इस ऑपरेशन के पीछे भी NSA अजीत डोभाल ने जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। उनकी सटीक रणनीति और बेहद पुख्ता खुफिया जानकारियों की वजह से ही भारतीय वायुसेना ने पोक और पाकिस्तान के अंदर में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को सटीकता से टारगेट किया और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। अब जिनमें की अब्दुल रऊफ अजहर भी था जो कि IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। रऊफ अजहर की मौत केवल एक रणनीतिक सफलता नहीं थी बल्कि अजीत डोभाल के लिए एक निजी जीत भी थी क्योंकि 26 साल पहले जो है 1999 में IC-814 के पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए अजीत डोभाल को अब्दुल रऊफ अजहर और उसके साथियों से नेगोशिएशन करके भारी मन से जो है आतंकी मसूद अजहर को और अन्य आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। और आज की डेट में जो है अजीत डोभाल की जो उम्र है वो 80 साल की है लेकिन फिर भी वह बिल्कुल फिट एंड एक्टिव दिखाई देते हैं। अब सरकार की हर रणनीति में अजीत डोभाल की भूमिका अहम होती है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर लॉ मेकिंग पॉलिसी हो। अब PM मोदी अब तक के उन्हें 3 बार जो है NSA अपॉइंट कर चुके हैं। अब वह इस पद पर लगातार 3 बार रहने वाले एक पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अब उन्हें जो है बिना किसी चुनाव लड़े भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। अब उनके शानदार और अनोखे कामों की वजह से ही उन्हें जो है आज इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल मिलेंगी। तो इस वीडियो में तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।